गोरखा, जिसके बारे में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मोनिकशा ने कहा था, भारत की सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे। वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। वहीं ये सैम बहादुर के मुंह से निकलवाने के लिए एक इंसिडेंट हुआ था जब वो गोरखाओं के साथ थे। सैम बहादुर के साथ हुआ इस इंसिडेंट के बारे में कर्नल राजीव बारवान ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह बताया है। मार्शल मानेकशॉ सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा और हवा के रास्ते से आपको कूदना है, तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो? तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। नहीं, वो सरप्राइज्ड, करे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के तैयार थे जो उन्होंने हाथ खड़े किए, बोला हम तो कूद जाएंगे। और हिटलर ने भी एक बार कहा था कि एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गोरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूँ। ये तो बहुत कम है गोरखा की बहादुरी, वीरता और साहसीपन को दिखाने के लिए। इनके बहादुरी के इंसिडेंट तो बहुत ज्यादा है। उन पर चर्चा करने बैठ गए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, सुबह से शाम कब हो जाएगी इसका तो आपको भी पता नहीं चलेगा और मुझे भी, और टॉपिक भी गलत दिशा में चला जाएगा। आज हम उन गोरखाओं के बारे में बात करेंगे जिसका इंडियन रेजिमेंट में आदर्श वाक्य यानी मोटो बेटर टू डाई देन टू बी कवर्ड, यानी युद्ध के अंदर कायरता से अच्छा मरना होता है। और युद्ध ललकार है जय महाकाली आयो गोरखाली। ये ललकार युद्ध में लगते ही दुश्मन दुम दबाकर भाग जाता था। जय महाकाली। आज की वीडियो में हम इन्हीं गोरखाओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वर्ल्ड में किस किस देश के पास कितनी गोरखा शक्ति है और ये गोरखा शक्ति कब नेपाल से पहुंचकर इन देशों के पास पहुंची। तो चलिए, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी लोगों का हम सब के YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल की आर्मी को गोरखाली या गोरखा आर्मी से भी जाना जाता है। आज के समय में नेपाल के पास 96,000 से भी ज्यादा गोरखा हैं। यह आर्मी काफी सुनियोजित है। ये ऐसे ही बटी हुई है जैसे हमारी इंडियन आर्मी बटी हुई है। नेपाल में गोरखा सेना की शुरुआत सबसे पहले पृथ्वी नारायण शाह ने 1740 के दशक में की थी। इसी समय पृथ्वी नारायण शाह गोरखा राज्य के राजा भी बने थे। इन्हीं को नेपाल के यूनिफिकेशन का श्रेय जाता है और नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने का सफर भी यहीं से शुरू होता है। मतलब सबसे पहले सपना पृथ्वी नारायण शाह ने ही देखा था। और गोरखा का ओरिजिन प्लेस भी नेपाल को ही माना जाता है। और वो माना क्या, मतलब नेपाल ही है उसका ओरिजिन प्लेस गोरखा का। गोरखा आर्मी में दूसरे नंबर पर आता है भारत, यानी संख्या के हिसाब से लगाए तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। भारत के पास भी अपनी गोरखा रेजिमेंट है जिसे गोरखा राइफल भी कहते हैं। भारत में गोरखा सैनिकों की कुल संख्या 42,000 से प्लस है। ये संख्या स्थायी नहीं है, ये संख्या बदल सकती है समय के साथ और हर देश में भी ये संख्या डिफरेंट तरीके से लाई करती है, क्योंकि गोरखा भी तो रिटायर होते हैं और क्या पता भर्ती कुछ अलग तरीके से करें, पहले 2000 भर्ती कर ले फिर 1000, मतलब ये जो आंकड़ा ये एक तरह से स्थिर नहीं रहता, ये बदलता रहता है। गोरखा रेजिमेंट में सर्व करने वालों में परमवीर चक्र अवार्डी कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया हैं। परमवीर चक्र अवार्ड पाने वाले ये ओनली इंडियन और फर्स्ट इंडियन भी हैं जिसे ये अवार्ड यूएन पीस कीपिंग प्रोग्राम के दौरान मिला था। यानी उस समय ये कांगो देश में ऑपरेशन कर रहे थे जहां पर इन्होंने अपनी वीरता और साहसिकपना दिखाया था। तो ये तो दो चीज क्लियर होगी, एक तो परमवीर चक्र विजेता है और गोरखा रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल धम सिंह थापा ये भी 8th गोरखा राइफल से थे, ये भी परमवीर चक्र अवार्डी हैं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का संबंध 11 गोरखा राइफल से रहा है और ये भी परमवीर चक्र अवार्डी है और इनका भी जो संबंध है वो भी गोरखा रेजिमेंट से रहा है। इसके साथ फील्ड मार्शल सैम मोनिकशा, जनरल दलबीर सुहाग, जनरल विपिन रावत का संबंध भी गोरखा राइफल से रहा है। भारत को गोरखा सेना आजादी के समय ही मिल गई थी, जिसमें ब्रिटिश को 4 रेजिमेंट मिली थी और भारत को कुल 6 रेजिमेंट मिली थी, जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं: 1st गोरखा राइफल्स, 3rd गोरखा राइफल्स, 4th गोरखा राइफल्स, 5th गोरखा राइफल्स एंड 8th
9th और 11th गोरखा राइफल्स। और जो 1 से लेकर 11th के बीच में जो नंबर मैंने नहीं बोले हैं वे ब्रिटिश आर्मी के अंदर वे राइफल चली गई थी, टोटल 4 गई थी। और जो ये 11th गोरखा राइफल्स है ये भारत ने आजादी के समय की नहीं थी, ये बाद में ऐड की थी एक अलग से। आजादी के समय इसे द रॉयल गुरखा राइफल्स बोला जाता था, लेकिन भारत ने इसमें रॉयल को हटा दिया और गुरखा में यू की जगह ओ कर दिया, जिसे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन माना जाता है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन अब क्या हो गई, गुरखा की जगह गोरखा हो गई। यानी इंडिया में गोरखा राइफल्स के नाम से जाना जाएगा और ब्रिटेन में द रॉयल गोरखा राइफल से जानी जाएगी। गोरखा सैनिकों के नंबर के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन, जिसके पास लगभग 4000 प्लस गोरखा सैनिक हैं। ब्रिटेन ने अपनी द रॉयल गोरखा राइफल्स को 3 तरीके से डिवाइड किया है, एयर असल्ट इन्फेंट्री, लाइट इन्फेंट्री, स्पेशलिस्ट इन्फेंट्री। और आपको यह जानकर गर्व महसूस होगा कि ब्रिटेन की रानी अपने पास 2 पर्सनल गोरखा गार्ड को रखती है और ब्रिटिश ही वह कंट्री है जिन्होंने जितने भी ये गोरखा हैं इनका एक्सपोर्ट किया था। और ये एक्सपोर्ट तब शुरू हुआ था जब 1814 से 16 के बीच एंग्लो गोरखा वार हुई थी, जिसमें नेपाल को बुरे तरीके से हारना पड़ा था। और 1816 में लागू हुई ट्रीटी ऑफ सुगोली में अंग्रेजों ने नेपाल से गोरखा अपनी आर्मी में भर्ती कराने की मांग मनवा ली थी, उनसे परमिशन ले ली थी कि हम आपसे गोरखा अपनी सैनिक सेना में भर्ती करेंगे, क्योंकि अंग्रेज गोरखा की ताकत को समझ गए थे। ब्रिटेन हर बार नेपाल से कुछ गोरखा अपनी आर्मी में जरूर भर्ती करता है, आज के समय भी। आज़ादी के समय की मैंने आपको बता दी थी ना कितनी रेजिमेंट थी। इसके बाद 4th नंबर पर आता है सिंगापुर। सिंगापुर में सिंगापुर पुलिस फोर्स में सिंगापुर गोरखा कंटिजेंट है। यह 9 अप्रैल 1949 को बनी थी। इसमें लगभग 2000 प्लस गोरखाली सैनिक हैं। फिर 5th नंबर पर आता है ब्रुनई। ब्रुनई के पास भी लगभग 1000 प्लस गोरखाई सैनिक हैं। रॉयल ब्रुनई के पास गोरखा रिजर्व यूनिट है, जिसका काम है सुल्तान और उसकी फैमिली की रक्षा करना। सुल्तान के ऑयल रिजर्व की रक्षा भी यही करता है। ये फोर्स 1974 में बनी थी। अच्छा, यहाँ 2 बातें आपको क्लियर करनी जरूरी है। एक तो ये जो सैनिकों की संख्या ये बदलती रहती है। दूसरा, जितने भी ये जैसे ब्रुनई है, सिंगापुर है, इसमें जो ये सैनिक लाने का श्रेय किसको जाता है, ब्रिटेन को जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, तो यहाँ पर वो अपने सैनिकों को लाता था। और याद रखना, नेपाल कभी अंग्रेज का गुलाम नहीं बना था। और गोरखा सैनिक म्यांमार, मलेशिया और फ्रांस के पास भी हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इन सब को पछाड़कर दूसरे नंबर पर चाइना आ सकता है इन नियर फ्यूचर। जी हाँ, वो भारत को भी पछाड़ सकता है, उसमें इतनी काबिलियत है। अग्निवीर स्कीम के बाद गोरखा ज्यादा खुश नहीं है और नेपाली गवर्नमेंट ने चाइना को अगर परमिशन दे दी, अभी दी नहीं है, दे दी, तो गोरखा चाइनीज आर्मी की जो PLA है उसको पीपल लिबरेशन आर्मी भी बोलते हैं, उसकी तरफ बड़े पैमाने पर मूव कर सकती है। This year, China is reportedly keen on recruiting its own Gorkha regiment. And the alarming part is this: it may get the chance to do it because Nepal's government has stalled India's annual recruitment of Gorkha troops. Why is this happening? अगर सही समय पर हमने अग्निवीर स्कीम में बदलाव नहीं किया, आज के समय में इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। और ये बदलाव क्या हो सकते हैं, इस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताओगे कि हाँ भाई हमें इस चीज पर डिस्कस करने की जरूरत है, तो मैं आपको कुछ उपाय बता सकता हूँ। अभी इससे भी एक सीरियस क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। तो मुझे बताओ कि आपके शहर, डिस्ट्रिक्ट, गाँव से कोई व्यक्ति किसी दूसरे एरिया में जाए और केवल मजदूरी के लिए जाए, मतलब वहां नौकरी की दूसरे एरिया में वो मूव कर रहा है, और वो जो जिस कारण वो मूव कर रहा है वहां पर इतनी वेल रेप्यूटेड उसे जॉब मिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो लोएस्ट प्राइस पर मूव कर रहा है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? इसका एग्जाम्पल के लिए जो सही इसका एग्जाम्पल रहेगा वो आज के समय में बिहार है। जो बिहार के लोग हैं वो केवल यहाँ कितनी मिलती है उनको, नॉर्थ इंडिया में कितनी मजदूरी मिलती है, 600 रुपये, 700 रुपये, या कोई मजदूर की जगह मिस्त्री लग गया तो उसको 900 रुपये तक मिल सकते हैं, या किसी खेत में काम कर लिया। वहाँ पर उसको पैसे भी बचाने हैं, अपनी फैमिली का भी गुजारा करना है, अब बिहार भी भेजना है, तो वो किसकी फेलियर है? ये इंडियन गवर्नमेंट प्लस बिहार गवर्नमेंट जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसका एक बहुत बड़ा फेलियर है, जिसके बारे में हम बात कभी करते ही नहीं। जी हाँ, ये गवर्नमेंट की ही कमी है जिसके कारण वे अपने लोकल एरिया में बेस्ट जॉब क्रिएट नहीं कर पाए।
अगर ये प्रवास बेहतर काम की तलाश में होता तो अच्छा कहलाएगा, बट मोस्टली बिहार और ईस्ट यूपी के जो लोग हैं वे केवल मजदूरी के लिए आवागमन करते हैं। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल हरियाणा से ले लेते हैं कि कैसे हरियाणा के युवाओं के लिए वैकेंसी इजराइल ने निकाली थी, और वहाँ जॉब जो आपको मिलेगी वो भी कोई हाई प्रोफाइल जॉब नहीं होगी, वो भी वॉर का टाइम चल रहा है। वहाँ पर क्या मिलता उस समय, एक ड्राइवर या क्या पता वो आपको आर्मी में ही जॉब दे देते और आपको मरने के लिए वहां पर जॉब देते। बट स्टिल हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर इसे अपनी अचीवमेंट बता रहे थे उस समय। आज के समय में सीएम खट्टर नहीं है। चलिए फिर खट्टर जी को एक बात समझा देते हैं। खट्टर जी, इट्स नॉट अचीवमेंट फॉर अस। खट्टर जी, इट वॉज वेरी शेमफुल फॉर अस। इंडियन पीपल के लिए ये काफी शर्म की बात है कि उसके लोग जॉब की तलाश में किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, बल्कि हरियाणा जैसे प्रदेश जो एक खुशहाल प्रदेश है जहां पर कृषि काफी बड़ी मात्रा में होती है, वहां पर जॉब क्रिएट नहीं हो रही। अब इस सेम सिनेरियो में गोरखाओं को रखकर देखो और नेपाली के प्रोस्पेक्टस से एक बार सोचो, देखो तो एक बार। क्यों हैरान हो गए ना? प्राउड की अनुभूति शर्म में बदल गई। तो सोचो इस पर नेपाली क्या सोचते होंगे कि उनकी खुद की सेना दूसरों के लिए लड़ती है। दिस इज बिग फेलियर फॉर नेपालीज गवर्नमेंट। और हम नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध बताते हैं। कभी रोटी बेटी के संबंध में हमने ये तो बताया नहीं कि ये संबंध दोनों तरफ से होता है। हमारे भारत के लोग भी नेपाल के अंदर कमाने जाते हैं और नेपाल के लोग भी भारत के अंदर कमाने आते हैं। हम एक साइड को ही क्यों सोचते हैं कि नेपाल के लोग भी भारत में आते हैं? नहीं, भारत के लोग भी नेपाल में जाते हैं। भारत की बेटी भी नेपाल में शादी करती है और नेपाल की बेटी भी भारत में शादी करती है। नेपाल को हमेशा छोटे भाई जैसा हम लोग क्यों ट्रीट करते हैं? बट वो एक इंडिपेंडेंस कंट्री है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, तो इस हिसाब से नेपाल हमारा बड़ा भाई हुआ ना। छोड़ो इस बात को। वी आर एट सेम लेवल, वी बोथ आर कंट्री। क्या आपको पता है कि नेपाल का एक बड़ा तबका हमें अपना नहीं मानता? अखंड नेपाल की एक धारणा भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण नेपाल में उत्तराखंड सिक्किम भी आता था। वो अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया था पुराने टाइम में। इसे कैसे एक सच्चा देशभक्त सहन कर सकता है? खैर छोड़ो इस बात को भी, इस रील को देखो आप। We have ruined Nepal. Our government ruined Nepal. Nepal was a Hindu monarchy. We destroyed the Hindu monarchy. Our government at that time, whichever it was, as we know, they fomented the Maoist insurgency in Nepal, and today in Nepal is a Maoist snake pit. All of their leaders and elite are JNU educated, which we should not be very proud about, even though JNU is in India. So that's what we have done to Nepal. We have ruined Nepal. मेरा चैनल तो छोटा, यहाँ कमेंट ज्यादा नहीं आएंगे, ये वीडियो भी ज्यादा रीच नहीं लेगी, लेकिन इस रील के कमेंट सेक्शन में जाना, इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको एक नई सोच से आमना सामना होगा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध कैसे होते जा रहे हैं। क्या आपको पता है गोरखा को कई जगह किराए की आर्मी भी कहा जाता है? बट कोई देश ये सब बातें कब तक सहन करेगा कि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो किसी दूसरे प्लेस पर जाकर लड़ रहे हैं, वो भी हमारे देश के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के लिए। हमारे देश में दो शक्तियां हैं मेन पावर, एक जो एनडीए है, दूसरी यूपीए है जो इंडिया और इंडिया अलायंस से भी आज के समय में जानी जा रही है। इन दोनों का नेपाल को देखने का तरीका अलग अलग है और वो इस पर अपनी अलग अलग पॉलिसियां अपनाते हैं। वहीं चाइना से नेपाल को मिलने वाला उकसाव नेपाल को हमसे कहीं दूर लेके जा रहा है। बट एट द एंड इट्स ट्रू, बिलीव मी नेपाल, वी आर वन एंड नेपाल यू आर माई ब्रोदर एट सेम लेवल। तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे और नेपाल, भारत और नेपाल के कभी भी संबंध आपस में ना बिगड़े, हमारी दोस्ती और भाईचारा हमेशा मजबूत रहे। तो मैं अपनी तरफ से नेपाली भाइयों से माफी चाहूंगा अगर मैंने वीडियो में आपके लिए कुछ अपशब्द का यूज किया हो या आपको कुछ मेरी तरफ से बुरा लगा हो, तो आई एम सो सॉरी। मैं फ्यूचर में इसका ध्यान रखूंगा। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि जो ये वीडियो थी, आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए था, डाउट बनना चाहिए था कि अभिषेक आपने वीडियो के कई सेगमेंट में कई जगह पर कई जो शब्द हैं जैसे गोरखा रेजिमेंट और कहीं पर गोरखा राइफल वर्ड का यूज किया है, इसमें डिफरेंस क्या है ये तो बता दो। तो इसका जवाब मैं इसकी ही स्पेशल वीडियो में दूंगा। अगर मुझे आप कमेंट में बोलते हो तो मैं इस पर स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लगा दूंगा। और मेरे को एक फैक्ट और बताना है गोरखा से रिलेटेड, जो जलियांवाला बाग से लिंक करेगा, उसमें और थोड़ा बहुत बताना रहता है, लेकिन अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो इसको किसी
और वीडियो में नेपाल से इस संबंध में कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। तो आप शायद एक चीज भूल गए, आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं आपको किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और मुझसे कुछ गलती हुई हो या वीडियो में कोई कमी लगती हो तो कमेंट में बता देना। हमें नेपाली भाइयों की जो एक नई सोच है, इस अगर ये वीडियो चली तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरी तरफ से सभी भाइयों को जय श्री राम।